गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12th की आरोह भाग 2 से फर्स्ट चैप्टर हरिवंश बच्चन राय का आत्मपरिचय चैप्टर पढ़ाऊंगी। उस सबसे पहले मैं इसका हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ूंगी। सन 1907 इलाहाबाद, मधुशाला 1935 मधुबाला, 1938 मधु कलश, 1938 निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा का 4 खंड, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी है ये। उनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो सन 1907 इलाहाबाद में उन्होंने मधुशाला 1935 में, ये इनके सभी काव्य संग्रहों के नाम हैं। मधुशाला ये 1935 में इन्होंने लिखा था, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य संग्रह था। क्या भूलूं कि याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा और हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद है ये। प्रवासी की डायरी, ये डायरी लिखी हुई है इन्होंने। उनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। सन 2003 मुंबई में पूर्व चलने से बटोही बाट की पहचान कर ली, इन्होंने इसमें लिखे। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों में संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने बाड़ी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद के लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गैर शैली से अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। तो 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक यानी अध्यापक का काम किया। प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने बाड़ी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की जो लाक्षणिक वक्रता के बजाय उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा, जो मतलब आम बोलचाल में संवेदनशील गैर शैली में अपनी बात कही, जिससे सभी आम जनता उसको समझ सके। व्यक्तिगत जीवन में जो घटी घटनाओं के सहज अनुभूति से जो उनका अनुभव था, उसके आधार पर उन्होंने ईमानदार अभिव्यक्त बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार रहा। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर ख़याम तथा मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पता है। जीवन तरह का एक मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी, और कविता ये प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट, जीवन का एक घूंट, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे कड़वा ख। अब ये इसमें नेक्स्ट चैप्टर निकालेंगे अब लोग, पेज। सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, और तेरा मेरा के संबंध झगड़े
काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई हैं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे ज़्यादा विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन कवि आत्मकथा भी लिखी हैं, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई हैं। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी जो युगों संबंधी कविताएं हैं जो बाद में जो लिखी गई हैं, उनका मूल्यांकन अभी कम हो पाया है। बच्चन कवि रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने कविताएं अपने जीवन में बहुत लिखी हैं, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृत और प्रांजल शैली के कारण लगातार निरंतर यानी लगातार पठनीय है, यानी लोग इसे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें पूरे चैप्टर का उसका सार भाग दिया हुआ है। यहाँ उनकी कविता, आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। तो उन्होंने बोला है कि अपने को जानना दुनिया के जानने से कठिन है। इंसान को अपने आप को समझना बहुत आवश्यक है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यवाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य भी नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी अपनी असीमता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म भी उद्घाटित करता चलता है, और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीत कलह का है, यानी प्रेम का और कलेश का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। इसमें विरोधाभास है, क्योंकि सुख दुख जीवन के उतार चढ़ाव का सामंजस्य है, और जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल में बाड़ी में आग, विरुद्धों में विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीत कलह का यही वितान, विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्गित गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन का या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पंगों की गति में चंचल तेजी से भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय से गुजरते जाने से एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो ये चैप्टर इसमें आत्मपरिचय यानी आत्मा का परिचय, स्वयं के बारे में, ये अभी हरिवंश राय ने लिखा हुआ है। तो पहला पद्यांश मैं पढ़ूंगी, स्टार्ट करती हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ,
फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यह हरिवंश राय जी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसके कठिन शब्दों को थोड़ा अर्थ बताऊंगी। जग जीवन यानी सांसारिक गतिविधि, दुनियादारी जो संसार में चल रहा है। झंकृत, झंकृत का अर्थ होता है तारों को बजाकर स्वर निकालना। तो इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, दो ही थे। तो मैं अर्थ स्टार्ट करती हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है यहाँ मुझ पर संसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, बहुत भार है मेरे ऊपर। फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं अपने सामाजिक दायित्वों को यानी अपने कर्तव्यों के प्रति तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ। अपने कर्तव्यों से मैं पीछे नहीं हटता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। फिर भी मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया। मेरी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे हैं। मतलब जिससे उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम रूपी तार यहाँ कहना चाहिए, उसके प्रेम रूपी तारों की छुअन से संगीत की तरह। जब संगीत गाना गाते हैं तो जब बीड़ा बजाते हैं या कोई बजाने वाला यंत्र बजाते हैं तो उसकी झनकार जो होती है, तो ठीक यहाँ प्रेम रूपी जो तार बताए हैं उसकी जिस तरह संगीत में बजते हैं, ठीक उसकी छुअन से, छूने मात्र से, उसकी मतलब महसूस करने से उनके हृदय में वो तार जिस तरह झंकृत होते हैं, ठीक उसी प्रकार वो बजने लगते हैं। मैं प्रेम से तरंगित हो उठता हूँ। जिस तरह उसमें तरंगें लहर निकलती हैं लय के साथ में, ठीक उसी प्रकार उनके हृदय में तरंगें सी उठने लगती हैं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब मैं उसी प्रेम की झनकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ और सांसारिक दायित्वों को मैं निभा रहा हूँ। तो इसमें जो प्रश्न पहले क्या है, इसमें अर्थ भी देखो, कोई ऐसा प्रसंग व्याख्या भी लिखने को आ सकती है और इसमें से क्वेश्चन आंसर के उत्तर भी छाड़ने के लिए आ सकते हैं। तो इसमें जैसा कि है, मैं एक 1 बाय 1 बताती जाऊंगी। तो इसमें प्रश्न है, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। तो इसमें आप लोगों को अभी अर्थ बताया है। तो कवि के लिए जग जीवन के भार से आशय क्या है, तो बताया गया है सांसारिक रिश्ते नातों और कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें न चाहते हुए भी इंसान को निभाना पड़ता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। इसमें से जैसे माना कि सप्रसंग आ गया तो आप लोग अर्थ लिख देंगे, अगर क्वेश्चन आंसर छाड़ने को आए तो आप लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, फिर भी के द्वारा कवि का क्या कहना चाहता है। तो फिर भी के द्वारा कवि कहना चाहता है कि सांसारिक रिश्ते नातों और दायित्वों का बोझ बहुत बड़ा है, उबाऊ होता है। मतलब करते करते इंसान ऊब जाता है, मतलब जब तक जीता है वो निरंतर करता रहता है अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जो भी उनके संपर्क में होते हैं सगे संबंधी, सबको लगातार करता रहता है और ऊब जाता है। उन्हें पूरा करते करते प्रायः व्यक्ति प्रेम शून्य हो जाता है, उसका प्रेम भी खत्म हो जाता है। फिर भी कवि प्रेम करने की इच्छा विद्यमान यहाँ करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कवि की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। तो मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए, इसी में से मैं क्वेश्चन निकाले हैं, इसमें नहीं दिए हुए हैं, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। कवि किसी के प्रेम से झंकृत है, उसकी सांसों में उसका प्रेम ही बसा हुआ है, उसे अपना प्रेम देना चाहता है, यद्यपि सांसारिक बाधाओं के चलते वह प्रेम नहीं दे पाता है। तो इसमें से ये क्वेश्चन आंसर छांट के आ सकते हैं और प्रसंग भी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पद्यांश, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इसमें आगे कवि कहता है कि मैं
स्नेह माने होता है, पहले इसके कठिन शब्दों के, सुरा माने होता है मदरा या शराब, पान करना यानी पीना, ध्यान करना यानी परवाह करना, गाते माना गाते यानी स्तुति करते। तो यहाँ कवि कह रहा है स्नेह सुरा, मैंने प्रेम रूपी मदिरा, यहाँ कहना चाहिए स्नेह यानी प्यार, सुरा माने मदिरा यानी प्रेम रूपी मदिरा। कवि कहता है मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। फर्स्ट लाइन का अर्थ ये हो गया। सेकंड का, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो इसका भी मैं पहली लाइन का मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, तो आशय मतलब इसका दूसरा अर्थ ये लिख सकते हैं कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतरता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे क्या करना उससे। पागल प्रेमी आवारा आदि आदि क्या कहता है, मुझे पागल प्रेमी आवारा आदि आदि क्या कहता है, मैं इस पर ध्यान नहीं दे दिया करता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति करता है, उन्हीं का गुणगान करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं, जो संसार की परवाह करते हैं। लोग उन्हीं की परवाह करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। अर्थात कहना चाहिए लोग सामाजिक सरोकारों वाले के कवियों को ही पसंद करते हैं, जो समाज के लिए लिखते हैं, सोचते हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट लाइन, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ और अपनी कविताओं का विषय भी मैं ही स्वयं ही हूँ। तो इसमें भी क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, जैसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन के आंसर छांटने के लिए। यह साप्रसंग व्याख्या आती है, आपको फर्स्ट वाले में ही बताया था मैंने। तो इसमें से हम क्वेश्चन निकाल के हम बता सकते हैं। कवि हृदय की विशेषता पर प्रकाश डालिए। कवि की स्नेह स्वरा से क्या आशय है, तभी हमने आपको बताया था स्नेह स्वरा यानी प्रेम रूपी मदिरा। तो कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता है, जग किसको पूछता है, कवि अपनी कविताओं में कौन से भाव व्यक्त करता है। तो इसमें से ये पद्यांश में से आप लोग उत्तर निकालेंगे। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन निकाल देंगे और इसके विशेष, अगर अर्थ आते हैं तो विशेष लिखेंगे। थर्ड स्टार्ट करती हूँ मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ। है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो इसके पहले कठिन शब्दों के अर्थ। निज माने होता है अपना, उर माने हृदय, उद्गार माने होता है भाव, उपहार माने भेंट, अपूर्ण माने अधूरा, भाता यानी अच्छा लगता, स्वप्नों का संसार यानी नई कामनाओं वाला मौलिक संसार। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, या कवि कहता है मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभावों को रखता हूँ और मैं उन्हीं मनोभावों के लिए उमड़ता फिरता हूँ, इधर उधर घूमता फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं संसार को, उर माने हृदय होता है, मैं संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का भाव है, इसलिए प्रेम विहीन संसार मुझे भाता नहीं है। कहीं आपस में कहीं भाईचारा नहीं रहा है, मन घर घर आपस में मन मुटाव आजकल होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। तो यह कवि उन्हीं को व्यंग कर रहा है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है कि सभी देशवासी आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम हो, जिसे लिए मैं भटकता फिरता हूँ, जिसको लिए यही आशा से कि सभी आपस में प्रेम भाव हो, सभी एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं, यही मुझे मेरी आशा सभी के प्रति है। मैं भटकता फिरता हूँ, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेममय संसार रचना चाहता हूँ और मैं अपने अनुसार, यहाँ कवि कहता है मेरी इच्छा यही है
कि एक प्रेममय संसार हो, जहाँ पर कहीं किसी के दिलों में कोई खटास या कोई मनमुटाव न हो। तो मैं आज के लिए आप इतना ही, और अगला जो अर्थ जो पद्यांश बचे हुए हैं वो नेक्स्ट डे। थैंक यू।